सी रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं। जिन्हों से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ हम दोनों ही डंजन के अंदर जाएंगे। जिन्हों से कहता है लेकिन सी रैंक की डंजन के अंदर दाखिल होने के लिए हमारे पास 10 लोग कम से कम होने चाहिए। जिन्हों से कहता है कि मुझे पता है कि 10 लोग होने चाहिए, लेकिन तुम भी पेपर फिल अप कर लेना। बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो पैसे लेकर सिर्फ साइन कर देंगे और हम लोग अपने 10 लोगों को पूरे कर लेंगे, लेकिन वो सारे लोग हमारे साथ अंदर नहीं जाएंगे, अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे। जिन्हों से कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिन्हों से कहता है अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और एक और बात है, इसके बारे में जरा गौर से सोचो, अगर हम दोनों 19 रेड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, 19 बार डंजन में जाने के बाद जिंदा बाहर आ जाते हैं, तो तुम अपने डैड को ये बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिन्हों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी ये शर्त। चलो ठीक है, मैं जाकर अपने बाकी के 8 टीममेट्स का बंदोबस्त करता हूँ। फिर हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। जिन्हों अभी भी रनिंग कर रहा होता है। जिन्हों जल्दी से वहीं पर रुक जाता है और कहता है मैंने तो 10 किलोमीटर भागना था, लेकिन मैंने 11 किलोमीटर भाग लिया क्योंकि मैं अपनी सोचों में गुम था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। साथ ही वो पीछे अपनी सिस्टर की तरफ देखता है, कहता है आखिर अब ये जिन्ना कहाँ रह गई। जिन्हों अपनी विंडो की तरफ देखता है, कहता है मैंने अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ को कम्प्लीट कर लिया है, लेकिन ये 11 किलोमीटर क्यों शो कर रहा है। जिन्हों कहता है अच्छा ठीक है, मुझे अभी भी अपनी बहन का इंतजार करना है, तो क्यों ना मैं बाकी की एक्सरसाइज भी कर लूं। क्या पता 100 से ज्यादा पुशअप्स और चिन अप्स करने से मेरा लेवल अप हो जाए। फिर वो 20 मिनट तक वहीं पर एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है ये सारे स्टैट्स तो 200 से आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब इसकी एक लिमिट है। पहले ये 100 तक थी और अब ये 200 पर चले गए हैं। अब अगर मैं 200 किलोमीटर तक नहीं भाग सकता तो क्यों ना मैं 20 किलोमीटर भागता हूँ। और वो साथ ही फिर से भागना शुरू कर देता है। उसी वक्त जीना भी पीछे पहुँच आती है और उसे कहती है ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं अभी अभी यहाँ पर पहुँची हूँ। नेक्स्ट सीन फिर से अमेरिका का होता है, जहाँ पर डांगसू का भाई डांगसू है। डांगसू की सेक्रेटरी लोला उसके पास आती है। डांगसू फोन सुन रहा होता है और उस बंदे से कह रहा होता है मुझे उन दोनों हंटर्स जो कि इस डंजन से जिंदा बाहर आए हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फैक्स कर दो। साथ ही डांगसू लोला से कहता है लोला मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। लोला उसे कहती है आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डांगसू उसे कहता है अगर मैं कोरिया में किसी को मार देता हूँ तो यहाँ अमेरिका में मेरे साथ क्या होगा। लोला डांगसू से कहती है क्योंकि आप अमेरिका के एस रैंक हंटर हैं, इसलिए अगर आप कोरिया में किसी को मार देते हैं तो आपका ट्रायल अमेरिका में होगा और यहाँ पर जजेस के साथ निगोशिएशन करने से सारा मसला हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। डांगसू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ कमीनों ने मेरे बड़े भाई को कोरिया में मार दिया है, मैं उन दोनों को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और साथ ही वो अपने मोबाइल को भी अपने हाथ में ही तोड़ देता है। डांगसू सोचना शुरू कर देता है और कहता है मेरे भाई के पास 8 मेंबर्स थे, टोटल 10 लोग अंदर गए थे, जिनमें से सिर्फ 2 ही बाहर आए। जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का हंटर है और ई रैंक का हंटर है। मेरा बड़ा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कमजोर लोगों की वजह से अपनी जान को खतरे में डाल दे। और वैसे भी वो दोनों सिर्फ फॉर्म फिलिंग के लिए थे, उन दोनों के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ट्रैप सेट किया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने उन सबको अंदर जाकर मार दिया। डांगसू लोला से कहता है मुझे जल्दी ही कोरिया जाना है, जल्दी से मेरे शेड्यूल को क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है लेकिन आप अभी नहीं जा सकते, अगर आप चले गए तो हमारे गिल्ड का क्या होगा। डांगसू से कहता है अच्छा ठीक है मुझे बताओ मेरे शेड्यूल में फ्री टाइम कब है। लोला उसे कहती है 2 हफ्ते के बाद। डांगसू से कहता है चलो ठीक है, 2 हफ्ते के बाद मेरे शेड्यूल को बिल्कुल क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है क्या आपको वाकई में ऐसा करना चाहिए। डांगसू से कहता है फिलहाल तो मैं पूरी शिद्दत से यही करना चाहता हूँ, मुझे अपनी भाई की मौत का बदला लेना है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले वो दोनों किसी डंजन में मारे ना जाएं। उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा और उसके हाथ में फैक्स किए हुए जो पेपर होते हैं उनके ऊपर एक जिन्हों की पिक्चर होती है और एक बार जिन्हों की पिक्चर होती है। और यही बार हमारी एपिसोड 11 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक प्लेक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 12 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में जिन्हों के हाथ में एक और चाबी होती है, जैसे कि उसने पहली बार इस्तेमाल की थी एक इंस्टेंट डंजन क्लियर करने के लिए। जिन्हों कहता है मैंने सुबह एक्सरसाइज ज्यादा कर दी थी, जिसके रिवार्ड के तौर पर मुझे ये की मिली है। इस आइटम की क्लास एस रैंक है। जिन्हों कहता है मुझे तो लगा था कि मुझे कोई अच्छा सा इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करने के बदले में ये एक की मिली है जो कि इंस्टेंट डंजन की है। जिन्हों कहता है मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे इनाम मिलता है। रिवार्ड के तौर पर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक कर्स मैजिक बॉक्स का और एक ब्लेस मैजिक बॉक्स का। और मैंने ब्लेसिंग वाले मैजिक बॉक्स को चुना, जिसमें से ये इंस्टेंट डंजन की निकली। अब जबकि मेरे पास ये की है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। जिन्हों उस की को इस्तेमाल करता है तो सामने एक बड़ा सा दरवाजा ओपन हो जाता है।
जिन्हों उस डंजन के दरवाजे को पार करता हुआ अंदर चला जाता है। जिन्हों कहता है अगर ये की एस रैंक की है तो हो सकता है कि ये डंजन भी एस रैंक की हो और इसके अंदर सारे मॉन्स्टर्स भी एस रैंक के हों। और अगर ये वाकई में एक एस रैंक की डंजन है तो इसका मतलब मेरे यहाँ बचने की चांसेस बिल्कुल 0 है। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है। अगर वो की एस रैंक की है तो ये डंजन भी एस रैंक की होगी। अगर ये डंजन वाकई में एस रैंक की निकलती है तो मेरे पास एक हार्ट स्टोन है जो कि मैंने लास्ट टाइम डंजन में इस्तेमाल नहीं किया था। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे छोटे मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा रैंक कितना ज्यादा हाई हो चुका है और मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। क्योंकि बहुत ही जल्दी मुझे जिन्हों के साथ सी रैंक की डंजन्स में जाना होगा, जिसके लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होना जरूरी है। जिन्हों जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो सामने से एक 3 मुंह वाला बड़ा सा बीस्ट निकलता है जो कि हेल गेट कीपर होता है, जिसका नाम साइबरस होता है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मुझे ऐसी जगह पर अपनी जान नहीं देनी, मैं इसको मारकर यहीं पर लेवल अप होऊंगा। जिन्हों कहता है लेवल अप होने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है कि मुझे इंस्टेंट डंजन्स के अंदर जाते रहना चाहिए। और साथ ही जिन्हों कहता है कि बी रैंक के बाद डंजन की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पास में बहुत ही कम एस रैंक की डंजन्स ओपन हुई है। जेजू आइलैंड पर एक दफा एस रैंक की डंजन ओपन हुई थी और हंटर्स उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उसका गेट पूरा खुल गया और मॉन्स्टर्स ने पूरे जेजू आइलैंड को वेस्टलैंड बना दिया। अब वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह रहा, वहाँ पर हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स है। सारे एस रैंक के हंटर्स मिलकर अगर टीम बनाकर भी वहाँ पर जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो उस डंजन के मॉन्स्टर्स को क्लियर कर पाएंगे। कोरिया में इस वक्त जितने भी हंटर्स हैं उन सबको मिलाकर भी हम लोग किसी एस रैंक के डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त जितना रैंक मेरा है या मैं जितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे एस रैंक के डंजन में हरगिज नहीं जाना चाहिए। और साथ ही जिन्हों और साइबरस के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। उसी वक्त जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हारे टाइटल के मुताबिक ये कोई वुल्फ स्लेयर है, तुम्हारा बफ एक्टिवेट हो गया है। साथ ही जिन्हों अपनी स्प्रिंट के स्किल को भी एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और साइबरस पर चारों तरफ से अटैक करता है। थोड़ी ही देर के बाद जिन्हों अपने ब्लड लॉस स्किल को भी एक्टिवेट करके चेक करता है, लेकिन साइबरस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो उसके ब्लड लॉस इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। जिन्हों कहता है मेरे बहुत सारे स्किल्स इसके सामने काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये बहुत ही हायर रैंक का मॉन्स्टर है। जिन्हों कहता है इसके ऊपर मेरे अटैक्स काम नहीं कर रहे, हालांकि ये एक बीस्ट टाइप का मॉन्स्टर है और बीस्ट टाइप के सामने मेरे सारे स्टैट्स 40% बढ़ जाते हैं। जिन्हों कहता है अब मुझे कोई भी डाउट नहीं रहा, मुझे लगता है कि ये वाकई में एक एस रैंक की डंजन है। उसी वक्त जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे वार्निंग दी जाती है कि साइबरस अपना रैथ मोड इस्तेमाल करने वाला है और उसका जो रैथ मोड 3 मिनट तक रहेगा। साइबरस अपनी पावर को रिलीज करते हुए जिन्हों की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्हों जंप करते हुए उसके सर के ऊपर अपना हंजर मारता है, लेकिन साइबरस के सर पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। जिन्हों जल्दी से उसके सर से नीचे की तरफ जंप करता है, लेकिन साइबरस आगे बढ़कर उसके कंधे पर काट लेता है और जिन्हों दूर जाकर दीवार के साथ गिरता है और उसकी एचपी लेवल कम होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका एचपी लेवल 411 पर आ जाता है। क्योंकि जिन्हों का बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है, इसलिए सिस्टम उसके एक स्किल को अपने आप एक्टिवेट कर देता है। जिन्हों कहता है ये सिस्टम तो मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी ये मुझे बचा कर रख रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। जिन्हों कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। जिन्हों अपने रिवार्ड वाली विंडो में जाता है और रिकवरी स्टैट को सिलेक्ट करते हुए अपने आप को दोबारा हील कर लेता है। हील होने के फौरन बाद जिन्हों जंप करते हुए साइबरस के एक सर के दांतों को पकड़ लेता है। जिन्हों ने ऊपर से और नीचे से उसके दांतों को पकड़ा होता है और साथ ही उसे घुमाते हुए उसके सर को मोड़ देता है, जिससे साइबरस का एक सर मर जाता है। और फिर जंप करते हुए दूसरे सर की आंख में अपना डैगर मारता है और फिर वहाँ से भी जंप करते हुए तीसरे सर के ऊपर जाकर अपना हंजर जोर से मारता है, जिसके साथ ही साइबरस जमीन के ऊपर धड़म करके गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने हेल के गेट कीपर साइबरस को मार दिया है। और साथ ही एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे 4 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्हों साइबरस से कहता है तुम्हारे साथ फाइट करने की वजह से अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। अभी मैं इस डंजन के बॉस से फाइट नहीं कर सकता, अभी के लिए मुझे वापस जाना होगा। वहीं पर सामने एक दरवाजा होता है जिसके पीछे शायद बॉस हो सकता है। जिन्हों कहता है अभी के लिए मैं वापस जाता हूँ, जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा फिर मैं वापस आऊंगा। साइबरस को मारने पर जिन्हों को रिवार्ड के तौर पर 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले नंबर पर उसे एक नेकलेस मिलता है और दूसरे नंबर पर उसे सामने वाले दरवाजे की चाबी मिलती है जो कि उसे साइबरस को मारने पर ही मिल सकती थी। और तीसरे नंबर पर एक बेकार सा दांत मिलता है, जैसा कि इंस्टेंट डंजन में वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलता था। फिर जिन्हों अपने हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए उस डंजन से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन एक कैफे का होता है जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, उसके सामने एक और आदमी बैठा होता है जो कि एक हंटर होता है और साथ में वो हंटर एक पुलिस वाला भी है। वो हंटर उस शख्स से कहता है तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। वो शख्स हंटर से कहता है मैंने सुना है कि डंजन के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ डंजन के अंदर ही रहता है, बाहर वालों को कुछ भी पता नहीं चलता कि डंजन के अंदर क्या हुआ। हंटर उसे कहता है तुम डंजन के अंदर ऐसा क्या करवाना चाहते हो। उसी वक्त वो शख्स पैसों से भरा हुआ एक बैग टेबल के ऊपर रखता है
और हंटर से कहता है इस बैग के अंदर 20 बिलियन बोन है। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो। मैं इतने सारे पैसों से तुम्हारे से क्या करवाना चाहता हूँ। साथ ही वो अपना सर झुका लेता है और हंटर से कहता है प्लीज हंटर, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे लिए उन सालों को मार डालो। वो हंटर उस शख्स से कहता है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे 10 बिलियन एक्स्ट्रा देने होंगे क्योंकि हमारे साथ और भी ज्यादा हंटर्स जाएंगे। मुझे उन सबको भी मारना पड़ेगा। क्या तुम और ज्यादा पैसे अरेंज कर सकते हो? मेरे लिए उन सारे हंटर्स को मारना बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे हंटर्स हमारे साथ जाएंगे। मुझे उन सबको भी मारना पड़ेगा ताकि कोई बाहर आकर न बता सके। वो शख्स उसे कहता है क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो? क्या तुम वाकई में उन सबको भी मारना चाहते हो? हंटर उसे कहता है जब हम लोग एक बी रैंक के हंटर होते हैं तो हमें बहुत सारे गिल्ड से कॉल्स आती है कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो कि मैंने उन गिल्ड्स को क्यों ज्वाइन नहीं किया? किसी गिल्ड को ज्वाइन करने की बजाय मैं पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों चला गया? साथ ही वो हंसते हुए शख्स से कहता है क्योंकि मुझे मॉन्स्टर्स को मारने से ज्यादा इंसानों को मारना ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया। नेक्स्ट सीन एक डोजो का होता है जहाँ पर मिस्टर सोंग एक हंटर को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। ये वही मिस्टर सोंग है जो कि फर्स्ट एपिसोड में आए थे और उनसे जो तलवारबाजी सीख रहा है वो उनका स्टूडेंट है जो कि एक एस रैंक का हंटर है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते और ना ही उसका चेहरा दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एस रैंक का हंटर उसे कहता है मास्टर आप तो अभी भी बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरी बॉडी बूढ़ी हो चुकी है, अगर मैं मुसलसल ट्रेनिंग न करता रहूं मैं तो बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा। और वैसे भी ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं करते, वरना एक एस रैंक के सामने मेरी क्या मजाल के मैं तुम्हें हिट भी कर सकूं। आप सभी को 4th एपिसोड से याद ही होगा कि मिस्टर सोंग का एक बाजू कट जाता है और मिस्टर सोंग काफी अरसे से डंजन के अंदर नहीं गए। मिस्टर सोंग अभी अपने हंटर स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें गिल्ड से कॉल आती है। उन्हें एक सी रैंक की डंजन में रेड के लिए बुलाया जाता है। मिस्टर सोंग अपने स्टूडेंट से कहते हैं मुझे जाना होगा। उनका स्टूडेंट उनसे कहता है मास्टर क्या वाकई में रिटायर नहीं होना चाहते? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूँ? मेरे पास पता नहीं कितनी जिंदगी बची है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे इस दुनिया के काम ला सकूं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक एस रैंक का हंटर एक सी रैंक के हंटर से तलवारबाजी सीखने के लिए आया है। क्या तुम्हें भी ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती? उनका स्टूडेंट मिस्टर सोंग से कहता है हाँ ये बात ठीक है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है जो कि मुझे आपसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सोंग गली में चलते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं मुझे गिल्ड की तरफ से डी रैंक की डंजन में जाना होगा। मिस्टर सोंग कहते हैं डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स के ऊपर मेरी तलवार काम नहीं करती क्योंकि अपनी अवेकनिंग के बाद मैं एक मैजिशियन हंटर बना था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मैं तो एक तलवारबाज था। इतने साल लगाकर मैंने अपनी तलवारबाजी सीखी, लेकिन हीरो बनने के बाद मुझे मैजिक मिल गया। हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन हो, लेकिन मुझे अभी तक इसकी रीजन समझ में नहीं आई। मिस्टर सोंग अपनी ही सोचों में गुम चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त एक हुड पहने हुए लड़का उनके पास से गुजरता है। मिस्टर सोंग कहते हैं जरा बात सुनो, मुझे लगता है शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है। वो उस लड़के को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो हमारा जिन्हू होता है। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं तुम तो बिल्कुल भी पहचाने नहीं चाहते, पहले तो तुम छोटे हुआ करते थे, तुम इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए? सिर्फ चंद ही महीनों में तुम इतने बड़े कैसे हो गए? और साथ ही मिस्टर सोंग को जिन्हू की टांग के बारे में याद आता है कि डंजन के अंदर उसकी टांग कट गई थी। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पैर की तरफ देखते हैं तो उसकी टांग पूरी सलामत होती है। मिस्टर सोंग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं आखिर ये कैसे हुआ? तुम्हारी टांग तो बिल्कुल ठीक है। जिन्हू मिस्टर सोंग से कहता है आप सबके चले जाने के बाद मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था। जब मुझे इस डंजन से बाहर निकाला गया तो मेरे पाँव बिल्कुल सलामत थे और मेरी पूरी बॉडी हील हो चुकी थी। मिस्टर सोंग कहते हैं आखिर उस डंजन में ऐसा क्या हुआ? लेकिन साथ ही वो हंसते हुए जिन्हू से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वाकई में तुम्हारा पैर कट जाता तो तुम्हारे जैसे यंग लड़के के लिए ऐसा तो बहुत ही बुरा होता। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिन्हू मिस्टर सोंग के बाजू की तरफ देखता है। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, मुझे इस बाजू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा आखिर तुम्हारा क्या हुआ होगा। वैसे मैंने सुना था कि तुम बच गए हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था और आज तुम्हें देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर सोंग जिन्हू से कहते हैं कहीं तुम भी इस डंजन में जाने के लिए तो नहीं आए? कहीं तुम्हें गिल्ड से मैसेज तो नहीं आया? जिन्हू मिस्टर सोंग से कहता है हाँ मुझे भी गिल्ड की तरफ से मैसेज आया है, क्या आपको भी मैसेज आया है? वो दोनों डंजन वाली साइड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 3 लोग पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही वो उन तीनों के करीब जाते हैं तो मिस्टर सोंग कहते हैं ये तो बहुत ही अमेजिंग दिन है, आज तो सारे लोग यहीं पर मौजूद हैं। ये सारे वही लोग हैं जो उस दिन डंजन में से बच गए थे। मिस्टर किम और जूही दोनों भी वहीं पर होते हैं। जूही जिन्हू को देखकर हैरान हो जाती है, जबकि जिन्हू को मिस्टर किम को देखकर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मिस्टर किम उन्हें मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर भाग गए थे। फिर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मिस्टर सोंग कहते हैं ये तो वाकई में एक कोइंसिडेंस है कि उस डंजन के वाकये से जिंदा बचने वाले हम सारे लोग दोबारा से एक साथ डंजन में जाने वाले हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होता है।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 13 के साथ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पहली 4 एपिसोड में डंजन के अंदर से जो 6 लोग बचकर बाहर आ जाते हैं, वही 6 लोग दोबारा डंजन में जाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें जिन्हों और जूही भी होती है। जूही जिन्हों की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, क्या तुम वाकई में वही जिन्हों हो? तुम तो बिल्कुल भी पहचाने नहीं जा रहे। जिन्हों हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है, हाँ मैं वही जिन्हों हूँ। जूही जिन्हों से कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कभी मिले ही नहीं, तुम डंजन में भी नहीं आए। जूही आगे बढ़ती है और जिन्हों से कहती है, तुम्हारा कद तो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इतने महीनों में तुम इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए? और तुम्हारी टांग कैसी है? जैसे वो उसकी टांग की तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारी टांग तो हील हो चुकी है। जिन्हों अभी जूही को इस बारे में बताने लगता है, उसी वक्त सामने आकर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से 3 क्रिमिनल्स निकलते हैं। वो निकलते ही इन दोनों से कहते हैं, यहाँ पर तो एक रोमांटिक सीन चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई मूवी या ड्रामा बनने वाला है? यहाँ पे ट्रेंड बदल चुका है, अब हंटर्स भी एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। उनके साथ एक ऑफिसर भी होता है, ये वही बी रैंक का हंटर है जिसने पैसे लिए थे। वो उनसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग यहाँ पर पिकनिक पर नहीं आए। उनमें से एक क्रिमिनल आगे बढ़ता है और जूही के पास से गुजरते हुए उसे कहता है, डंजन के अंदर हमारा भी ख्याल रखना। मिस्टर सॉन्ग भी हैरान होकर कहते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये क्रिमिनल्स यहाँ पर क्यों हैं? उसी वक्त गिल्ड की तरफ से एक लड़का आता है और उनसे कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, पहले मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है? वो लड़का मिस्टर सॉन्ग से कहता है, ये तीनों क्रिमिनल्स भी आज की रेड में तुम लोगों के साथ डंजन के अंदर जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग से सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या हम क्रिमिनल्स के साथ रेड पर जाएंगे? वो लड़का मिस्टर सॉन्ग से कहता है, चाहे वो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन वो है तो हंटर्स ही, और ऐसा तो पहले भी बहुत बार हो चुका है कि ऐसे हंटर्स जो कि क्रिमिनल्स होते हैं, उन्हें डंजन के अंदर भेजा जाता है ताकि उनकी सजा को माफ किया जा सके, यहाँ पे उनकी सजा को कम किया जा सके। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, अब इससे बुरा और ज्यादा क्या हो सकता है? वो लड़का उनसे कहता है, प्लीज मेरी बात को समझिए, हमारे इस इलाके में हंटर्स बहुत ज्यादा कम हैं, हमें इन्हीं के साथ काम चलाना होगा। आपको इन क्रिमिनल्स की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके साथ वो काले सूट वाला बंदा पुलिस डिपार्टमेंट से है, उसका नाम टाइशिक है और वो एक बी रैंक का हंटर है। वो तीनों क्रिमिनल सी रैंक के हंटर्स हैं। अगर वो तीनों मिलकर भी उसका मुकाबला करना चाहें, तो वो एक बी रैंक के हंटर को नहीं हरा पाएंगे। जिन्हों टाइशिक की तरफ देखता है और कहता है, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। साथ ही वो जूही से कहता है, जूही प्लीज तुम इस रेड में हमारे साथ मत आओ। जूही से कहती है, क्या तुम जा रहे हो? जिन्हों से कहता है, हाँ मुझे जाना होगा। जूही से कहती है, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। मिस्टर सॉन्ग सभी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है ये हमारी किस्मत है कि हम सबको इन क्रिमिनल्स के साथ इस डंजन के अंदर जाना होगा। फिर वो लोग उस डंजन के दरवाजे के सामने चले जाते हैं। टाइशिक तीनों कैदियों के हाथ खोल देता है। उनमें से एक कैदी से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए? तुम हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हो। टाइशिक उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो। वो उनके हाथ खोलने के बाद मिस्टर सॉन्ग के पास आता है और उन्हें कहता है, मेरा नाम टाइशिक है और मैं मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ये तीनों क्रिमिनल मेरी निगरानी में रहेंगे, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों में से कौन सा बंदा आज हमारी रेड को लीड करेगा? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ। मिस्टर सॉन्ग जिन्हों से पूछते हैं, क्या मैं लीडर बन सकता हूँ? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जिन्हों उनसे कहता है, नहीं मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात सुनते ही मिस्टर सॉन्ग उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए। उस दिन डंजन के अंदर मेरी वजह से 11 लोग मारे गए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से 6 लोग बचे भी थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम सब लोगों को सेफ रखने की। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर किम से कहते हैं, मिस्टर किम क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं इस प्लेट को लीड करूं? मिस्टर किम ज्यादा खुश नहीं होते और दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते हैं और कहते हैं, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। फिर वो सारे लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर उनका सामना गॉब्लिन मॉन्स्टर्स के साथ होता है। वो सारे क्रिमिनल जंगली जानवरों की तरह उन मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। जैसे उनको मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग उनकी तरफ देखकर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इनमें से मॉन्स्टर कौन है, वो गॉब्लिन्स या फिर क्रिमिनल्स? उसी वक्त एक गॉब्लिन मॉन्स्टर पीछे से मिस्टर सॉन्ग पर अटैक करता है। मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देते हैं। साथ ही 2 गॉब्लिन मॉन्स्टर सामने की तरफ से आते हैं। मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ ही आग को इस्तेमाल करते हुए उनको मार देते हैं। एंट्रेंस पर मौजूद सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मिस्टर सॉन्ग जिन्हों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जिन्हों तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम्हारे हाथ में ये जो हंजर है ये तो बहुत स्पेशल है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? हम सबको तो तुम्हें डंजन के अंदर हाली हाथ आते हुए देखने की आदत हो गई थी, तुम्हारे पास अचानक से डैगर कहाँ से आ गया? जूही भी काफी ज्यादा खुश होती है और जिन्हों से कहती है, मुझे तो तुम्हें एक बार भी हील नहीं करना पड़ा, क्या तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो? जिन्हों से कहता है, नहीं मैं बस डेली एक्सरसाइज करता हूँ।
मिस्टर सोंग अपने आप में सोचते हैं, हालांकि मैंने जिन्हों के साथ मजाक किया है, लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। और मैं सिर्फ इसकी बॉडी की बात नहीं कर रहा, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बदल चुका है। पहले जब ये डंजन के अंदर आता था तब ये बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ होता था और हमेशा सहमी होकर बाहर जाता था, लेकिन अब तो देखो ये किस तरह मुस्कुरा रहा है और बहुत ज्यादा रिलैक्स है। जबकि दूसरी तरफ जूही अभी भी कांप रही है, मुझे लगता है कि वो अभी भी डर रही है उन मॉन्स्टर्स की वजह से। हालांकि यहाँ पर सिर्फ गॉब्लिन्स हैं, ये अभी भी अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली। वो डंजन के एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद जैसे आगे जाती है, आगे जाकर वो डंजन 3 रास्तों में तब्दील हो जाती है। ताइशिक उनसे कहता है, इस डंजन का रैंक लो है, क्यों ना हम लोग 3 ग्रुप्स बना लें, इस तरह हम लोग जल्दी से इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे। मिस्टर सोंग ताइशिक से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो ग्रुप्स बनाते हैं। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है, मैं तीनों क्रिमिनल्स को लेकर राइट की तरफ जाता हूँ। अगर तुम में से किसी ग्रुप को बॉस का रूम मिलता है तो जल्दी से मेरे पास आ जाना, फिर हम सब लोग मिलकर उस बॉस का सामना करेंगे। जिन्हों अपनी सेंसिबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उन तीनों सुरंगों के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि बॉस लेफ्ट वाली साइड पर है। जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है, मिस्टर सोंग हमारे ग्रुप को लेफ्ट वाली साइड पर जाना चाहिए। जिन्हों की ये बात सुनकर ताइशिक जिन्हों की तरफ देखता है, जबकि जिन्हों ताइशिक की तरफ देखता है। राइट साइड पर वो तीनों क्रिमिनल्स ताइशिक के साथ जाते हैं, जबकि सेंटर में मिस्टर किम और दूसरा लड़का जाते हैं और लेफ्ट साइड पर जिन्हों, जूही और मिस्टर सोंग जाते हैं। जिन्हों कहता है, मुझे ये बात पता है कि हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं वहीं पर बॉस का रूम है। गॉब्लिन्स को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, बॉस को मारकर मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा, लेकिन इस वक्त मुझे बॉस से भी ज्यादा कुछ और ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। उन क्रिमिनल्स के साथ जो बंदा है वो बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। ताइशिक उन तीनों क्रिमिनल्स के साथ अंदर तक चला जाता है। वो तीनों क्रिमिनल्स सारे गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं, जबकि ताइशिक खड़ा उनको देख रहा होता है, कहता है, क्या इन छोटे गॉब्लिन्स को मारने में मुश्किल तो नहीं हो रही? वो क्रिमिनल्स उसे कहते हैं, नहीं ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे छोटे मोटे गॉब्लिन्स तो हमारे सामने कुछ भी नहीं। ताइशिक गॉब्लिन्स के बारे में बताता है और कहता है, गॉब्लिन्स की पावर लेवल एक अडल्ट इंसान के बराबर होती है, जबकि इनके ब्रेन का साइज बिल्कुल एक बच्चे जैसा होता है। इसीलिए या तो ये आगे से हमला करते हैं या फिर पीछे से या फिर झुंड बनाकर। बिल्कुल वैसे ही अगर तुम इंसानी बच्चे को एक हथियार पकड़ा दो तो वो भी बिल्कुल गॉब्लिन्स की तरह ही बिहेव करेगा। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर किसी बच्चे को हथियार पकड़ा दिया जाए तो वो किसी भी इंसान को मार सकता है। मेरी नजर में इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान कोई भी फर्क नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही कीड़े मकोड़े हैं। ताइशिक क्रिमिनल से पूछता है, क्या तुम लोग बच्चों को मार सकते हो? वो क्रिमिनल उसे कहते हैं, ये किस किस्म का सवाल पूछ रहे हो? ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही अजीब सा सवाल है। चलो मैं तुम्हें एक और अजीब बात बताता हूँ। इस डंजन के अंदर तुम्हें 100 बच्चों का सामना करना होगा। वो क्रिमिनल उसे कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? ताइशिक उनसे कहता है, फर्ज करो अगर कोई ऐसे 100 बच्चे आ जाते हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं और वो तुम्हें मार कर खा जाएंगे, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें मार डालोगे? वो तीनों क्रिमिनल्स उसे कहते हैं, हाँ हम लोग उन्हें मार डालेंगे, अपनी जान बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। ताइशिक उनसे कहता है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसे ही जाकर वापस गिल्ड वालों को रिपोर्ट करूंगा कि तुम तीनों क्रिमिनल्स ने मिलकर बाकी सब पर अटैक करने की कोशिश की और मैंने तुम सब लोगों को मार डाला। नेक्स्ट सीन मिस्टर किम और दूसरे बंदे का होता है। मिस्टर किम कहते हैं, इन गॉब्लिन्स को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा बंदा कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि ये डंजन आसानी से क्लियर हो जाए, कुछ भी बड़ा हादसा न हो। मिस्टर किम कहते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहले हम लोग कहते थे कि वीकेस्ट हंटर यानी जिन्हों हमारे साथ डंजन के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब डंजन में कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो डंजन बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उस दिन जिन्हों हमारे साथ था, लेकिन हमारे 11 लोग मारे गए। मिस्टर किम कहते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है, इस रेड के खत्म होने के बाद मैं जिन्हों के पास जाऊंगा और अपना सर झुकाकर उससे माफी मांगूंगा। मिस्टर किम दूसरे वाले से पूछते हैं, क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती क्योंकि तुम भी तो उस डंजन से भाग गए थे? मुझे लगता है कि हम दोनों को उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हम लोग हंटर्स हैं और हंटर होते हुए हमने अपने दोस्तों को उस डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। अगर हमें फ्यूचर में इस तरह अपने काम को जारी रखना है तो हमें उनसे माफी मांगना होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सोंग मुझे माफ करेंगे या फिर जिन्हों मुझे माफ करेगा, लेकिन फिर भी मुझे उनसे माफी मांगनी है ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। दूसरा बंदा मिस्टर किम से कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो आगे चलते हैं, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, हमें बहुत ही एहतियात करना होगी। वो दोनों चलते हुए जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं उनके रास्ते मिल जाते हैं और वो दोनों गलती से ताइशिक की तरफ चले जाते हैं। मिस्टर किम जैसे सामने की तरफ देखते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सामने ताइशिक होता है जो कि उन क्रिमिनल से कह रहा होता है, मेरा काम ये था कि तुम्हें जितनी ज्यादा दर्दनाक मौत दे सको उतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दो। आखिर इसी काम के तो मुझे पैसे मिले हैं। वैसे भी जब कोई चिल्लाता है मरने से पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ताइशिक ने 2 क्रिमिनल्स को मार दिया होता है जबकि तीसरे वाले को गले से पकड़ रखा होता है। ताइशिक उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है,
ये क्या, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं तुमने सब कुछ देख तो नहीं लिया? और साथ ही ताइशी का अपना हंजर निकाल लेता है और कहता है, अच्छा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे रास्ते मिल रहे हैं। साथ ही वो अपने हंजर को घुमाते हुए तीसरे क्रिमिनल का सर भी काट देता है। ताइशी कहता है, इसका मतलब बॉस का रूम लेफ्ट वाला है, अब मुझे ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि तुम दोनों ने मुझे देख लिया है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करना होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 13 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप यानी कि सोलो लेवलिंग की एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो जी लास्ट एपिसोड पे हमने देखा था कि ताइशी को उन तीनों कैदियों को मार देता है और साथ में मिस्टर किम और दूसरे बंदे को भी मार देता है। जिन्हों मिस्टर सोंग और जूही के साथ बॉस के रूम की तरफ जा रहा होता है। उसी वक्त उसे महसूस होता है कि बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट महसूस हो रही होती है कि कोई उन्हें मारने के लिए आने वाला है। जिन्हों उनसे कहता है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, यहाँ से जल्दी से निकलो। वो वापस भागना शुरू करते हैं। वो तीनों भी भागते हुए जा रहे होते हैं। ताइशी सीधा पहले बी रैंक की हंटर यानी कि जूही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही अपने नाइफ से जूही को मारने लगता है, जिन्हों पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ताइशी कहता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। जिन्हों से कहता है, तुम क्या करने लगे थे? ताइशी अपने हाथ को छुड़वाते हुए पीछे की तरफ जंप करता है। ताइशी कहता है, तुमने मेरे ब्लाइंड अटैक को रोक लिया। तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रेंथ है? वाकई में तुम्हारे सेंसेस तो बहुत ज्यादा शार्प हैं। हालांकि मेरे ऑर्डर्स ये थे कि मुझे किसी भी दूसरे हंटर्स के साथ फाइट नहीं करनी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बी रैंक की हीलर मेरे रास्ते में रुकावट बन सकती है, इसलिए मैं पहले इसे मारना चाहता हूँ। जूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, आज यहाँ पर हो क्या रहा है? ताइशी से कहता है, मैं तुम तीनों को यहीं पर मारने वाला हूँ, बिल्कुल उन सब की तरह जिनको मैंने पहले मार दिया है। मिस्टर सोंग से कहते हैं, तुम तो गिल्ड के मेंबर हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जिन्हों पीछे की तरफ देखता है, जख्मों में चूर, खून से लथपथ मिस्टर किम बैठे होते हैं। जिन्हों जूही से कहता है, जूही जल्दी से इसको हील करो, ये अभी जिंदा है। जूही डरकर वहीं पर खड़ी होती है। जिन्हों चिल्लाकर उसे कहता है, जल्दी करो, इसे हील करो, क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही? जूही भागती हुई उसके पास जाती है और उसे अपनी मैजिकल पावर से हील करना शुरू करती है। मिस्टर किम उनसे कहते हैं, तुम लोग मुझे नहीं बचा पाओगे, मुझे पता है, मैं मरने वाला हूँ। मिस्टर किम जूही का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, मेरा बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, मैं नहीं बचूंगा। जिन्हों चिल्लाकर उसे कहता है, मिस्टर किम तुम्हें जीना होगा, तुमने कहा था तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उनके लिए जीना है, उनके लिए ना सही फिर भी तुम्हें जीना होगा। अगर तुम मर गए तो मैं नफरत किससे करूँगा? मिस्टर किम जिन्हों से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई में तुमसे माफी मांगना चाहता था। हालांकि मैंने सोचा था कि रेड के खत्म होने के बाद अपना सर झुकाकर तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने अपने सर को नीचे किया तो मेरा ब्लड बहुत ज्यादा बह जाएगा, जिसकी वजह से मैं फौरन मर जाऊंगा और मैं माफी नहीं मांग पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें इसी तरह बैठे बैठे माफी मांग रहा हूँ। और साथ ही मिस्टर किम रोते हुए उससे कहते हैं, जिन्हों प्लीज मुझे माफ कर देना, और अपने सर को नीचे झुका लेते हैं, जिसकी वजह से फौरन उनकी मौत हो जाती है। जिन्हों ताइशी से कहता है, तुमने इसको क्यों मारा? ताइशी से कहता है, मुझे नहीं पता, शायद किसी मॉन्स्टर ने मारा होगा। वैसे मेरी स्टोरी तो ये है कि डंजन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने बहुत सारे हंटर्स को मार डाला। पहले तो मैंने यही स्टोरी सोची थी, लेकिन अब मुझे अपनी स्टोरी चेंज करना होगी। मैं बाहर जाकर यही रिपोर्ट करूंगा कि वो तीनों मुजरिम आजाद हो गए थे और अपनी भागने की कोशिश के दौरान उन तीनों ने तुम सब लोगों को मार डाला, और मैं जो कि पहले बॉस के साथ फाइट कर रहा था, जैसे ही मुझे पता चला मैं उन तीनों के पीछे गया और उन तीनों को भी मार डाला। पर क्योंकि मैं यहाँ पर एक बी रैंक का हंटर हूँ, वो तीनों सी रैंक के हंटर्स हैं, वो मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मैंने अकेले ही बॉस को भी मारा और बाकी सबको मारकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तुम तीनों को क्या लगता है, बाहर के लोग इस स्टोरी पर यकीन करेंगे या नहीं? जिन्हों उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर सोंग से कहते हैं, ये बहुत पावरफुल है, तुम यहीं पर रुको, मुझे इसका सामना करने दो। मिस्टर सोंग सोचते हैं, ये एक बी रैंक का हंटर है, मेरे जैसे सी रैंक के हंटर से ये तो कभी भी नहीं हारेगा, और ऊपर से ये एक असैसिन टाइप हंटर है, मैं इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये एक असैसिन टाइप है, इसलिए इसका डिफेंस बहुत ज्यादा वीक होगा। क्या पता अगर मैं अपने मैजिक से सिर्फ एक ही इस पर हिट कर सकूं तो मैं जीत जाऊं। मिस्टर सोंग आगे बढ़ते हैं और मिस्टर किम की तलवार को उठा लेते हैं और ताइशी से कहते हैं, काफी अरसा हो गया मैंने किसी इंसान के अलावा अपनी तलवार नहीं उठाई। मिस्टर सोंग जूही से कहते हैं, मुझे एक फिजिकल बफ दो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। जूही अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए मिस्टर सोंग को फिजिकल बफ देती है, लेकिन साथ ही वो ये सोच रही होती है, मिस्टर सोंग तो एक मैजिक टाइप है, लेकिन ये इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ताइशी भी मिस्टर सोंग से कहता है, तुम तो एक मैजिशियन टाइप हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? मिस्टर सोंग से कहते हैं, मुझे पता है फिजिकल स्ट्रेंथ वाले बफ एक मैजिशियन के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन अभी के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर सोंग कहते हैं, मैं इसके सामने बिल्कुल भी बेकार हूँ, क्योंकि ये एक असैसिन टाइप है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कार के इंजन को एक बाईसाइकिल में इंस्टॉल कर दिया जाए और तेजी से पैडल चलाए जाए।
जूही के स्टंट बाप की वजह से मैं अपने कंट्रोल खो सकता हूँ, इसलिए अगर मैंने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया तो मैं मर भी सकता हूँ। वो भी अपनी सोच में गुम होते हैं कि उसी वक्त ताइशिक आगे बढ़ता है, उन पर अटैक करता है। मिस्टर सोंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। ताइशिक उनसे कहता है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि एक असैसिन टाइप का हंटर एक मैजिशियन टाइप के हंटर के सामने बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुमने अपने लिए वेपन का चुनकर बहुत ही अच्छा किया, लेकिन एंड पर तुम सिर्फ मरने वाले हो। ये वेपन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अगर अपने मैजिक में भी तुम डी लेवल के नहीं हो तो तुम तलवार से भी कुछ नहीं कर पाओगे। मिस्टर सोंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उस पर अटैक करते हैं। ताइशिक जल्दी से अपनी शैडो मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए दूर चला जाता है और उसे कहता है, बाप की वजह से तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है, चलो मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिस्टर सोंग कहती है, अगर मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा लूं तो मैं इस तक पहुंच सकता हूं। और फिर से स्पीड के साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है। ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अपने मैजिक को छोड़कर एक वेपन पकड़ लिया जाए, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। ताइशिक मिस्टर सोंग के कंधे पर अटैक करते हुए उनके पास से गुजर जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है, क्या तुमने कभी किसी गिल्ड में ऐसे हंटर के बारे में सुना है जो कि मैजिक भी यूज करता हो और तलवार भी यूज करता हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। मिस्टर सोंग जैसे जख्मी होते हैं, जूही उनको वैसे हील कर देती है। ताइशिक कभी भी जूही की तरफ देख रहा होता है और कहता है, ये मैजिक हीलर तो बहुत ज्यादा मसला करने वाली है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो अपने जख्मों को हील करके फिर से मुझसे फाइट करने के लिए आ जाएगा, इसलिए मुझे सबसे पहले इस हीलर को मारना होगा। ताइशिक फिर से जूही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त मिस्टर सोंग पीछे से उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक तलवारबाज को अपनी पीठ दिखाने की? तुम्हारा मुकाबला मुझसे हो रहा है, मुझसे फाइट करो। ताइशिक जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और अपने हंजर को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करता है। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कोई आम बूढ़े तलवारबाज हो। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, हाँ तुम्हें ऐसा देखकर लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे पास एक एस रैंक का हंटर है जो कि मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए आता है। अगर मेरी बॉडी तुम्हारी स्पीड से मैच नहीं कर सकती, लेकिन मेरे स्किल्स बहुत ज्यादा है, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है, लेकिन हर किसी की एक लिमिट होती है और साथ ही वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। और मिस्टर सोंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक मैजिशियन एक असैसिन टाइप के हंटर के स्पीड से मैच कर सकता है? और वो बड़ी ही तेजी के साथ मिस्टर सोंग पर चारों तरफ से अटैक करता है और उनकी पूरी बॉडी को जख्मी कर देता है। ताइशिक उनसे कहता है, अगर तुम किसी और से फाइट कर रहे होते तो तुम जरूर जीत जाते, लेकिन मेरा रैंक तुमसे ज्यादा है और मेरी पावर बहुत ज्यादा है। और एक मैजिक टाइप का हंटर वो तो मेरी मूवमेंट्स को भी नहीं देख सकता अगर मैं अपनी फुल स्पीड को इस्तेमाल करूं। मिस्टर सोंग वहीं पर जमीन पर बैठ जाते हैं। जूही भागती हुई उन्हें हील करने के लिए आगे बढ़ती है। मिस्टर सोंग उसे इशारा करते हैं, नहीं रहने दो, पीछे रहो। ताइशिक उनके सर पर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ चुकी है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। चलो फिर तुम्हारी कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। ताइशिक अपने हंजर से जैसे ही उनकी गर्दन पर अटैक करने वाला होता है, मिस्टर सोंग अपने मैजिक अटैक को इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर सोंग के पास जितनी भी मैजिकल पावर होती है वो उसे एक ट्रैप में बदलकर फुल पावर से उस पर अटैक करते हैं। मिस्टर सोंग सामने की तरफ देखकर कहते हैं, क्या मेरे अटैक ने काम किया? लेकिन ताइशिक वहाँ से दूर चला जाता है क्योंकि ताइशिक की स्पीड बहुत ज्यादा है। ताइशिक फिर से उनके सर पर आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, तुम तो एक मैजिशियन टाइप हो, ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन तुम एक तलवार पकड़कर अपने स्किल्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा इस तरह तुम मुझे ट्रैप में फंसा लोगे? मिस्टर सोंग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरा अंत आ चुका है। ताइशिक फिर से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और मिस्टर सोंग पर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त जिन्हू आगे बढ़ता है और अपने हंजर से उसकी तलवार के अटैक को रोकता है और ताइशिक को पीछे की तरफ धकेल देता है। ताइशिक उसे कहता है, तुम फिर से बीच में क्यों आ रहे हो? आए तुम हो कौन? तुम्हारा रैंक क्या है? जिन्हू से कहता है, मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। ताइशिक उसे कहता है, तुम एक ई रैंक के हंटर नहीं हो सकते, ये मैं कैसे मान लूं? तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। ताइशिक कहता है, अगर तुम एक पावर टाइप हंटर हो तो तुम्हारे लिए ये आसान है। एज अ ई रैंक हंटर तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरे अटैक्स को 2 बार रोका है, वो भी स्पीड के साथ। तुम एक पावर टाइप नहीं हो सकते। क्या तुम भी एक असैसिन टाइप हंटर हो? लेकिन तुम एक असैसिन टाइप भी नहीं हो। ताइशिक हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम अपने रैंक को छुपा रहे हो, तुम एक फॉल्स रैंकर हो। मिस्टर सोंग जिन्हू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये एक फॉल्स रैंकर कैसे हो सकता है? मैं इसे एक लंबे अरसे से जानता हूँ, ऐसा नामुमकिन है, ये एक फॉल्स रैंकर नहीं है। ताइशिक फिर से कहता है, तुम एक फॉल्स रैंकर भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम फॉल्स रैंकर होते तो जिसको भी तुम्हारे बारे में पता है तुमने उसे मार डालना था। तो मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है, इसका मतलब तुम एक डबल अवेकनर हो। ये बात सुनते ही मिस्टर सोंग और जूही दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ताइशिक कहता है, तुम्हारे दोस्तों के रिएक्शन को देखकर लगता है तुम अभी रीवेकन हुए हो और इन लोगों को अभी तक नहीं पता। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास अभी इतना ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस सूरत में मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ।
क्योंकि मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। तुम्हें बताता हूँ कि कैसे किसी को मारते हैं। जिन्हों उससे पूछता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। ताइशिक उसे कहता है तुम किस बारे में पूछ रहे हो कि मैंने उन कैदियों को क्यों मारा। जिन्हों उसे कहता है मैं इस सब के बारे में पूछ रहा हूँ, तुमने बाकी सबको क्यों मारा। ताइशिक हंसते हुए उसे कहता है तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज्यादा डरावना है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम मुझे डरा सकते हो। मैंने उनको कोई मजे के लिए नहीं मारा, मुझे ऑर्डर दिया गया था इसलिए मैंने ऐसा किया है। और साथ ही एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं वहीं पर जहाँ पर वो शख्स उसे पैसे दे रहा होता है। वो शख्स असल में एक गोल्ड की कंपनी का सीईओ होता है। वो ताइशिक को 2 बिलियन वॉन देता है। ताइशिक उसे कहता है मुझे इसके अलावा 1 बिलियन वॉन और चाहिए ताकि मैं बाकी के हंटर्स को भी ठिकाने लगा सकूं। साथ ही वो उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो शख्स उसे कहता है तुम्हारे पास जो 3 कैदी हैं उनमें से एक कैदी ने मेरी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया, जिसकी वजह से मेरी बेटी इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसने खुद को फांसी लगा लिया। उसकी मौत की वजह से उसकी माँ ट्रॉमा में है और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अब क्योंकि वो एक हंटर है इसलिए उसे सिर्फ कुछ सालों की सजा दी जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो आजाद होकर सड़कों पर घूमे फिरे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डंजन के अंदर मार डालो। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। ताइशिक उसे कहता है अब मैं उसको मना नहीं कर सकता था, वो तो बेचारा एक बाप था जो अपनी बेटी का बदला लेना चाहता है। मैंने रकम बढ़ाकर उसको मना करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया और अब मुझे किसी भी तरह इस डील को पूरा करना ही है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 14 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक प्लेस। हाजिर लेवल अप की एपिसोड 15 के साथ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ताइशिक उनको सब कुछ बताता है कि वो क्यों उन सबको मार रहा है। ताइशिक उनसे कहता है वैसे तो मैं तुम सबको मारना नहीं चाहता, अगर तुम लोग अपना मुंह बंद रखो और जहाँ पर जो कुछ भी हुआ किसी को मत बताओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिन्हों से कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम हमें यहाँ से जिंदा जाने दोगे। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है तुम हमें सबक सिखाना चाहते हो और बताना चाहते हो कि यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मुझे तुम्हारे किसी भी वर्ड पर यकीन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम अपने किए हुए मर्डर को छुपाने के लिए स्टोरीज बना रहे थे और तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारी बात मान जाएंगे। और उसी के साथ ताइशिक बड़ी स्पीड के साथ जिन्हों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हों भी अपने हंजर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ताइशिक हंसते हुए जिन्हों से कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरी बात मानते हो या फिर नहीं, तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं, तुम सब लोग मरने वाले हो। जिन्हों ताइशिक से कहता है इस तरह से तुम्हें भी अपनी फिक्र करनी चाहिए। ताइशिक उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है। जिन्हों से कहता है क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम भी मरने वाले हो। ताइशिक जिन्हों से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी रीअवेकनिंग के बाद तुमने ई रैंक से ऊपर कितने रैंक हासिल किए हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर को मारना और एक इंसान को मारना बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। जिन्हों आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। ताइशिक अपनी स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है और उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। जबकि जिन्हों उसकी तरफ देखता है कहता है तुम तो वाकई में फास्ट हो। वो दोनों बहुत ही स्पीड के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, ये दोनों तो बहुत ज्यादा फास्ट है। मिस्टर सॉन्ग जिन्हों की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल भी वो बच्चा नहीं लग रहा जिसे मैं जानता था। ताइशिक कहता है मैंने जो पैसे लिए हैं वो तो बहुत ही कम है, मुझे इस जॉब के लिए और ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक सी रैंक की डंजन में मुझे तुम जैसे हंटर से सामना करना पड़ेगा। ताइशिक सोचता है हम दोनों की स्पीड तो बिल्कुल सेम लेवल पर पहुंच चुकी है। ताइशिक जिन्हों से कहता है अगर ये तुम्हारी फास्टेस्ट स्पीड है तो तुम बहुत ज्यादा स्लो हो क्योंकि मेरी स्पीड अभी तुमने देखी ही नहीं। जूही जो कि जिन्हों के पीछे होती है वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जिन्हों को एक बूस्ट देती है। ताइशिक कहता है मैं तो पहले इस बी रैंक की हंटर को मारना चाहता था क्योंकि मुझे पता था ये मेरे लिए मसला क्रिएट करेगी। जूही के बूस्ट के बाद जिन्हों की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान ताइशिक जिन्हों से कहता है अगर तुम अपनी हीलर को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें अभी जाना होगा। साथ ही वो अपने हंजर को जूही की तरफ फेंकता है। जैसे उसका हंजर जूही को लगने लगता है उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग उसके सामने आ जाते हैं और अपनी तलवार से उसके हंजर को ब्लॉक करते हैं और जूही को बचा लेते हैं। जिन्हों जूही की तरफ देख रहा होता है उसी वक्त ताइशिक उस पर अटैक करता है और जिन्हों को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। जिन्हों के जख्मी होने के बाद जिन्हों ताइशिक से कहता है क्या तुम मुझे मारने का अपनी इंटेंशन को थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि जिन्हों के पास एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें उसे कहा जाता है कि अपने दुश्मन को मारो नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिन्हों कहता है मुझे लगता है जब कोई मुझे मारना चाहता है तभी मेरा सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये मुझे फिर से कह रहा है कि इस बंदे को मार डालो वरना तुम मारे जाओगे। जिन्हों कहता है अब जबकि सिस्टम ने मुझे कह दिया है अब तो मुझे इसे मारना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखकर ताइशिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं एक असैसिन टाइप हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा। जिन्हों कहता है मुझे तो अपने सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने मुझे इसको मारने की एक और वजह दे दी है। पहले इसने जूही को मारने की कोशिश की
साथ ही जिन्हों फिर से आगे बढ़ता है और ताइशी पर अटैक करता है। ताइशी हंसते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो। जिन्हों से कहता है, हाँ ऐसी ही बात है, तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ही मजा आ रहा है। साथ ही जिन्हों अपनी स्पीड स्किल को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड को 30% इंक्रीज कर लेता है और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ताइशी पर अटैक करता है। ताइशी हैरान हो जाता है और कहता है, इसकी स्पीड तो पहले से भी बढ़ गई है, कहीं ये भी स्किल्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। जिन्हों ताइशी पर अटैक करते हुए उसके पीछे चला जाता है। ताइशी के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगता है। अब क्योंकि जिन्हों के वेपन में पैरालिसिस इफेक्ट है, जैसे ही उसकी बॉडी पर कट लगता है पैरालिसिस का इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। ताइशी को देखकर वो भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इसके डैगर पर पॉइजन लगा हुआ था? ये तो फाइट में काफी ज्यादा अच्छा है। इसके वेपन पर तो इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन साथ ही ताइशी का अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके पैरालिसिस इफेक्ट को खत्म कर देता है। जिन्हों कहता है, मेरे वेपन के अटैक्स तभी काम करते हैं जब सामने वाला कमजोर हो। अगर वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है तो इसके इफेक्ट्स कैंसिल हो जाती है। ताइशी हंसते हुए जिन्हों से कहता है, तुमने मुझे अपने इफेक्ट्स दिखाए, चलो मैं तुम्हें अपना एक स्किल दिखाता हूँ। और साथ ही ताइशी हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर जिन्हों भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और कहता है, वो तो बिल्कुल गायब हो गया, मुझे तो महसूस भी नहीं हो रहा। उसी वक्त ताइशी साइड से उस पर अटैक करता है। जिन्हों अपने हंजर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ताइशी फिर से पीछे हट जाता है और उसे कहता है, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, हालांकि मैंने अपनी सारी सेंसेस को हाइड किया हुआ है, तुम्हारी सेंस तो बहुत ज्यादा शार्प है। ताइशी उसे कहता है, मेरे स्पेशल मूव को कैमोफ्लेज स्किल कहते हैं। मैंने अपनी बॉडी, अपनी स्मेल और अपनी ऑरा को मुकम्मल तौर पर खत्म कर लिया है, तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। असैसिन टाइप के बहुत सारे हंटर्स में से सिर्फ चंद एक हंटर्स ऐसे होते हैं जो कि स्किल्स को हासिल कर सकते हैं, और आज से पहले किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि मेरे पास ऐसी स्किल है, क्योंकि मेरे स्किल को देखने के बाद मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए वो किसी को बता नहीं सकते। जिन्हों अभी उसके सुराग लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी आवाज कहाँ से आ रही होती है, उसी वक्त ताइशी उसके नीचे से गुजरता है और उसके पाँव के टेंडेंस को काट देता है, जिससे जिन्हों के पैर बेकार हो जाते हैं। जिन्हों वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। ताइशी जिन्हों से कहता है, अगर बी रैंक की हीलर तुम्हें डायरेक्टली हील करे तो तुम शायद हील हो सकते हो, लेकिन जितनी दूर वो अभी खड़ी है वहाँ से तुम्हें हील नहीं कर पाएगी। जूही जैसी आगे बढ़ने लगती है, ताइशी उसे कहता है, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा, वहीं पर चुपचाप खड़ी रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जूही वहीं पर डर कर खड़ी हो जाती है। मिस्टर सोंग कहते हैं, मैं तो बाहर से मदद भी नहीं बुला सकता, और अगर इसी तरह चलता रहा जिन्हों का बहुत ज्यादा ब्लड बह जाएगा और उसका स्टेमिना भी खत्म हो जाएगा और वो मर जाएगा। मिस्टर सोंग अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं, चलो मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम का बाई कर सकता हूँ ताकि वो अपनी बॉडी को हील कर सके। जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं, ताइशी उनसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे स्किल के सामने तुम्हारी ये कमजोर बॉडी टिक पाएगी? तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम तो अपनी नॉर्मल स्पीड पर भी नहीं पहुँच सकते। ताइशी जिन्हों के पैर की तरफ देखता है और उसे कहता है, अगर तुम्हें हीलिंग मिल भी जाती है तो कितनी देर लगेगी, कितने मिनट्स में तुम्हारी टांग हील होगी, इतनी देर में तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिन्हों से कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, और साथ ही वो अपनी स्टेटस विंडो में जाता है और अपनी रिकवरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए पूरी तौर पर हील हो जाता है। ये देखकर जूही भी हैरान हो जाती है, जबकि ताइशी भी देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास कौन सा स्किल है, ये तो सिर्फ एक ही सेकंड में हील हो गया। तो इसका मतलब ये एक असैसिन टाइप हंटर नहीं है, इसके पास तो हीलिंग स्पेल्स भी है। इसके बारे में तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये किस किस्म का हंटर है। स्पीड भी इसके पास है, स्ट्रेंथ इसके पास है, मैजिकल स्पेल्स इसे आते हैं जिससे अपनी बॉडी को हील कर सकता है। ताइशी कहता है, पता नहीं कितनी बार ये अपनी बॉडी को इस तरह हील कर पाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिन्हों फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि मेरा एक और इमोशन मर गया, यानी जिन्हों के अंदर की एक और फीलिंग मर गई। जिन्हों ताइशी से कहता है, तुम्हारे जैसों पर तो मुझे अपना गुस्सा भी जाया नहीं करना। ये सुनकर ताइशी गुस्सा हो जाता है और सीधा जिन्हों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्हों अपने डैगर को घुमाते हुए ताइशी पर अटैक करता है। ताइशी पूरी तौर पर पीछे हट जाता है। ताइशी कब की बार हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये वाकई में मेरे कैमोफ्लेज के अंदर से देख सकता है? ताइशी जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है और उसे कहता है, तुमने मेरी गर्दन पर वार किया, लेकिन जरा भी हिचकिचाए नहीं, इसका मतलब तुम पहले भी किसी इंसान को मार चुके हो। मुझे लगता है कि हम दोनों सेम हैं, हम दोनों ही पहले किसी इंसान को मार चुके हैं और अब किसी इंसान को मारने में हमें डर नहीं लगता। ताइशी उसे कहता है, अवेकनिंग ने हम इंसानों को बहुत सारी पावर्स दी है, अब हमें कानून को मानने की जरूरत नहीं। हम जैसे अवेकनर्स यानी हंटर्स को कानून से डरने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग पावरफुल हैं, तो हम ही कानून है। साथ ही ताइशी उसे कहता है, इसीलिए मैं अपनी फुल पावर तुम्हें दिखाता हूँ, और वो गायब होकर जिन्हों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हों अपनी जगह पर खड़ा होता है और वहीं से खड़े खड़े वो अपने डैगर की मदद से उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। ताइशी कहता है, मुझे लगता है मुझे समझ आ चुकी है, मैं अपने स्टेल्थ मोड में इसको कैसे दिखाई दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे किलिंग इंटेंट की वजह से इसको पता चल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझे इस ब्लॉक को तोड़ना होगा। मुझे नहीं लगता कि इसको एग्जैक्टली पता है कि मैं कहाँ से अटैक करने वाला हूँ, ये तो सिर्फ मेरे किलिंग इंटेंशन को देख रहा है।
जिन्हू जो कि अभी तक अपना सर झुकाकर खड़ा होता है, वो अपनी आंखें खोलता है और उसके साथ एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसका एक नया स्किल एक्टिवेट होता है जो कि किलिंग इंटेंट होता है। जैसे कि वन पीस में मंकी डी लूफी अपनी हाकी इस्तेमाल करता है, बिल्कुल वैसे ही जिन्हू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है एक प्रेशर क्रिएट होता है, सामने वाले को महसूस होता है कि अब वो मरने वाला है। ताइशी को ऐसे महसूस होता है जैसे वो पानी में धंसता जा रहा होता है, हर तरफ से ब्लैक शैडो अपने अंदर कवर कर रहा होता है। जिन्हू सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये है क्या चीज, डार्कनेस मुझे कवर करती जा रही है, क्या ये सिर्फ इसका शैडो है? ताइशी कभी वहीं पर खड़ा ये सब कुछ महसूस कर रहा होता है। उसी वक्त जिन्हू का हंजर आकर उसके सीने में धंस जाता है। ताइशी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ताइशी को उसे कहता है, आखिर तुम हो क्या चीज? ताइशी की पूरी बॉडी ब्लड से कवर होती है और वो नीचे बैठ जाता है। ताइशी को उसे कहता है, मैं कमजोर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अब मेरी मौत आ चुकी है, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम हो क्या? क्या तुम एक असैसिन टाइप हंटर हो जिसके पास हीलिंग स्पेल्स है? इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे अदर स्किल्स हैं। तुम हो क्या चीज? मैंने इस तरह का हंटर पहले कभी नहीं देखा। जिन्हू से कहता है, मुझे भी नहीं पता मैं क्या हूँ। ताइशी को उसे कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह बहुत सारे सीक्रेट्स रखकर तुम भी खुद को बचा नहीं पाओगे। और साथ ही जिन्हू का पैरालिसिस इफेक्ट और ब्लीड इफेक्ट एक्टिवेट हो जाती है। ताइशी हंसते हुए उससे कहता है, तुम अपने स्किल्स को और ज्यादा नहीं छुपा पाओगे जबकि तुमने मुझे मार डाला है। जिन्हू से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसा हंटर हूँ जो अपनी हर फाइट के बाद लेवल अप हो जाता हूँ। जिन्हू ताइशी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? ताइशी से कहता है, तुम्हारा शैडो डार्कनेस से जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तुम्हारा शैडो जितना ज्यादा डार्कनेस में डूबा हुआ है। और इसी के साथ ताइशी मर जाता है और जिन्हू के पास विंडो ओपन होती है कि तुमने दुश्मन को मार दिया है, इसलिए तुम लेवल अप हो गए हो, जिसके बदले में तुम्हें रिवार्ड दिया गया है। क्या तुम अपने रिवार्ड को एक्सेप्ट करोगे? जिन्हू कहता है, ताइशी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन हर बार जब मैं स्ट्रॉन्ग बनता हूँ तो मुझे कुछ महसूस होता है जैसे मैंने अपनी एक सेंस को खो दिया है, मेरे अंदर के इमोशन मरते जा रहे हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 15 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 16 के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्हू ताइशी को मार देता है। ताइशी को मारने के बाद जिन्हू वहीं पर खड़ा होता है, कहता है, हर बार जब मैं किसी को मारता हूँ तो मेरे अंदर का एक इमोशन मर जाता है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। जूही आगे बढ़ती है और जिन्हू से कहती है, जिन्हू तुम्हारा शुक्रिया, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। मिस्टर सोंग भी मुस्कुराते हुए आगे आते हैं और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हम तो मर चुके होते। मिस्टर सोंग जिन्हू से कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस जाकर ग्रेड को ये सारा मामला रिपोर्ट नहीं करना? जिन्हू मिस्टर सोंग से कहता है, लेकिन अभी हमें डंजन के बॉस को मारना है ताकि इसके गेट को क्लोज किया जा सके। मिस्टर सोंग से कहती है, कहीं तुम अकेले बॉस को मारने के लिए तो नहीं जाना चाहते? लेकिन साथ ही मिस्टर सोंग चुप हो जाती है और कहती है, हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी स्किल्स देख ली है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मिस्टर सोंग सारी लाशों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं तो इन सबको सही तरह से दफनाना चाहता था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जिन्हू आगे बढ़ता है और ताइशी के सीने से अपने हंजर को बाहर निकालता है। वो जैसे ही अपने हंजर को बाहर निकालता है, वहाँ पर एक छोटा सा बीड चमक रहा होता है। वो बीड असल में एक रैलिक होता है। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जिसमें जिन्हू को बताया जाता है कि हंटर ताइशी के मरने के बाद उसकी शैडो वाली एबिलिटी अब तुम्हारी हो चुकी है। जैसे तुम इस रैलिक को तोड़ोगे, वो एबिलिटी तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। जिन्हू हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मैं दूसरे हंटर्स को मारने के बाद उनकी एबिलिटीज को भी ले सकता हूँ। मिस्टर सोंग जिन्हू से कहते हैं, हम दोनों बाहर जा रहे हैं और जाकर सारी बात बताएंगे। जूही जिन्हू से कहती है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी से बॉस को मारकर बाहर आ जाओ। जिन्हू उनसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जिन्हू बॉस के रूम की तरफ आगे चल पड़ता है। वहीं पर उन तीनों कैदियों की लाशें पड़ी होती है। जिन्हू एक लाश के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, अपनी नौटंकी बंद करो। क्या तुम मरने का नाटक कर रहे थे ताकि सभी के चले जाने के बाद यहाँ से आसानी से भाग जाओ और किसी को पता भी न चले? वो कैदी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताइशी ने उसका गला काट दिया होता है, इसलिए वो बोल नहीं पाता। जिन्हू से कहता है, ताइशी तो बहुत ज्यादा जालिम निकला, उसने तो तुम्हारा गला ही काट दिया ताकि तुम किसी को मदद के लिए पुकार न सको। जिन्हू आगे बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा तो ब्लड बह रहा है, इस तरह तो तुम मर जाओगे। अगर हम जूही से कहें तो वो तुम्हें बचा सकती है। वो क्रिमिनल खुश हो जाता है और कहता है, चलो शुक्र है मेरी जान बच गई। लेकिन जिन्हू उसे घसीटता हुआ बॉस के रूम की तरफ ले जाता है। वो उसे कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? हम लोग तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सामने बॉस का रूम होता है। जिन्हू दरवाजा खोलता है और उस कैदी को लेकर अंदर चला जाता है। सामने एक बड़ा सा गोब्लिन बॉस होता है।
जिन्हू दरवाजे को बंद करके सामने खड़ा हो जाता है और उस कैदी को कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने कितने लोगों को मारा है? क्या तुम्हें उन सब के फेसेस याद है? मेरी नजर में तुम ताइशिक से भी ज्यादा गंदा कचरा हो। तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को इस डंजन से बाहर जाने नहीं दूंगा। उस बड़े से बॉस मॉन्स्टर के साथ छोटे छोटे और भी गॉब्लिन्स होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और उस क्रिमिनल को पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं और वो सारे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। और इसके बाद फाइट का कोई भी सीन नहीं दिखाते, बस एक सीन दिखाते हैं जिन्हों उस बड़े से गॉब्लिन बॉस को मार देता है। जिन्हों उसकी लाश के पास खड़ा होता है और कहता है, इस बड़े से गॉब्लिन बॉस को मारना तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। मिस्टर सोंग बाहर आकर गिल्ड से आए हुए लड़के को सारी बात बता देते हैं। गिल्ड का वो लड़का सारी बात को समझ जाता है और जल्दी से इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उनके उस ऑफिसर ने डंजन के अंदर क्या काम किया है। और थोड़ी ही देर के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम से मैनेजर वू जिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैनेजर गिल्ड के लड़के से पूछते हैं, कितनी देर हो गई डंजन को क्लियर किए हुए? वो लड़का उन्हें बताता है तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। मैनेजर वू जिन उसे कहते हैं, अभी तो सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। हमें नहीं लगता कि हम अंदर जाकर उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि डंजन का गेट क्लोज होने वाला है। वू जिन उस लड़के से पूछते हैं, जितने भी लोग उस डंजन में बचे हैं क्या उन सब लोगों ने डंजन को क्लियर किया है? वो लड़का उनसे कहता है, जी उन लोगों ने क्लियर किया है। मिस्टर वू जिन सोचते हैं, ताइशिक के बारे में तो मुझे पता है कि वो ऐसा कर सकता है कि वो एक असैसिनेशन मिशन के दौरान उसने सारे कैदियों को मार दिया, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उसने बॉस को क्यों मारा। वो डंजन के गेट को क्यों क्लोज करना चाहता था? उसी वक्त उनकी नजर जिन्हू पर पड़ती है। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, क्या तुम संग जिन्हू हो? तुम तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। तो आज हम दोनों दोबारा मिल रहे हैं। जिन्हू भी उसे पहचान लेता और कहता है, हाँ मुझे याद है, तुम उस दिन हॉस्पिटल में आए थे। मिस्टर वू जिन उन्हें कहते हैं, मेरा नाम वू जिन चियोल है और मैं मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड हूँ। मुझे पता चला है कि हमारे एक साथी ने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से तुम लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं अपनी टीम का हेड हूँ। हम लोग इस पूरे मामले की तहकीक करेंगे। जिन्हू कहता है, मुझे अपने स्ट्रॉन्ग होने पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे पहले महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है इस शख्स को देखने के बाद, क्योंकि मेरी सेंसिबिलिटी बढ़ चुकी है। ये बंदा ताइशिक से भी ज्यादा पावरफुल है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड होने के नाते मुझे तुम लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं। जबकि जिन्हू अभी भी उसके स्ट्रेंथ की तरफ देख रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है शायद ये एक ए रैंक का हंटर है। मैं इसकी पावर से मैच नहीं कर सकता, इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, अगर तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिन्हू कहता है, ठीक है सर, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, चलो ठीक है, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, तुम तीनों में से किसने ताइशिक को मारा है? जिन्हू कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी रीअवेकनिंग को ज्यादा देर तक छुपा पाऊंगा, मुझे अब सब कुछ बताना ही होगा। अगर मैं इसे बता देता हूँ तो जिन्हू के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त मिस्टर सोंग आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, मैंने उसे मारा है। मिस्टर वू जिन मिस्टर सोंग से कहते हैं, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम बताना चाहोगे तुम्हारा हंटर रैंक क्या है? मिस्टर सोंग से कहते हैं, मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ और एक मैजिशियन टाइप हूँ। मिस्टर वू जिन से कहते हैं, सी रैंक का हंटर बी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है? मिस्टर सोंग से कहते हैं, क्या तुम पीछे नहीं देखे, मेरे साथ एक बी रैंक की हीलर है। मिस्टर वू जिन कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक बी रैंक की हीलर है तो तुम ताइशिक को मार सकते हो। लेकिन वू जिन अपने आप में ही सोच रहा होता है, ताइशिक को तो हम डिवीजन वाले भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। एक बाजू वाला सी रैंक हंटर और एक कमजोर सी बी रैंक की हंटर, क्या ये दोनों मिलकर उसको मार सकते हैं? इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा, कुछ रिपोर्ट्स पर साइन करने हैं, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो। जिन्हू मिस्टर सोंग से पूछता है, आपने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? मिस्टर सोंग से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम अपनी एबिलिटीज को हाइड करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, परेशान मत हो, हम लोग वापस आ जाएंगे। मिस्टर सोंग मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, वैसे भी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा नाम आ चुका है, तुम इनकी इन्वेस्टिगेशन से नहीं बचोगे, लेकिन इस तरह डायरेक्टली तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं आएगा, इसे मेरा थैंक्स वाला टोकन समझ लो। मिस्टर वू जिन जिन्हू से कहते हैं, जिन्हू मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि ई रैंक का हंटर एक बी रैंक के हंटर ताइशिक को नहीं मार सकता, और मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा से तुम पर शक करना चाहिए कि तुम एक रीअवेकन हो। लास्ट टाइम हमने तुम्हें चेक किया था, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो मुझे लगता है कि शायद तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। जिन्हू उनसे कहता है, आपकी इस बात का क्या मतलब है? मिस्टर वू जिन से कहते हैं, डांगसुक के साथ जब तुम डंजन में गए थे तो वहाँ पर उसके 8 साथी मारे गए, सिर्फ तुम और एक डी रैंक के हंटर वहाँ से जिंदा बाहर आए थे। लेकिन असल मसला ये है कि डांगसुक का छोटा भाई एक एस रैंक का हंटर है, तुमने उसका नाम तो सुना होगा, उसका नाम डांगसू है और वो अमेरिका में रहता है, और मुझे लगता है कि वो तुम लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। ये बात सुनते ही जिन्हू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या वाकई में वो उसका छोटा भाई है? मिस्टर वू जिन से कहते हैं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन डंजन के अंदर क्या हुआ था,
लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि तुम दोनों वहाँ से जिंदा बाहर आ गए, लेकिन उसका भाई जिंदा बाहर नहीं आया। और क्योंकि उसका भाई एस रैंक का हंटर है, इसलिए कानून भी उसके सामने बेबस है। क्योंकि एक एस रैंक के हंटर को हम मौजा भी कह सकते हैं, या फिर चलती फिरती तबाही कह सकते हैं। अगर वो यहाँ पर आकर तुम्हें मारना चाहता है तो कोई भी कानून या फिर कोई भी बंदा तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि डांगसू एक ऐसा हंटर है जिससे तो मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। जाने से पहले मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, अगर हो सके तो अपने शहर को छोड़कर चले जाओ, अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे मुल्क चले जाओ। जिनू जल्दी से अपने स्टैट्स की तरफ देखता है, उसका लेवल 27 होता है और उसकी स्ट्रेंथ 72 पर होती है। जिनू कहता है, मेरे पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं कि मैं एक एस रैंक के हंटर को हरा सकूं। 3 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद गोल्ड कंपनी का सीईओ, जिसने ताइशी को वहाँ पर पैसे देकर बेचा था, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर सॉन्ग और जूही को छोड़ दिया जाता है। जूही सीधी जिन्मू के पास वापस आती है और उसके हाथ में वही मैजिकल कोर होता है जो कि 4th एपिसोड में जिन्मू ने जूही को दिया था। जिन्मू जूही को बस स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाता है। जूही आगे खड़ी होती है और जिन्मू से कहती है, जिन्मू तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो, पहले से काफी ज्यादा लंबे भी हो गए हो, लेकिन मैं उस दिन के बाद से जरा भी नहीं बदली। जिन्मू से कहता है, तुमने भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, हर किसी के लिए चेंज होना मुख्तलिफ होता है। जूही उसे कहती है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार भी हो गए हो, लेकिन एक हंटर बनना मुझे सूट नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, मैं मॉन्स्टर्स को देखकर घबरा जाती हूँ, और मेरे लिए अपने डर का सामना करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक बी रैंक की हीलर हूँ। इसलिए मुझे ए रैंक की या फिर बी रैंक की डंजन्स को ज्वाइन करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं मॉन्स्टर से डरती थी। इसलिए मैं सिर्फ डी रैंक की या फिर ई रैंक की हंटर्स ही ज्वाइन करती थी। ई रैंक की डंजन्स में मैं इसलिए भी जाया करती थी क्योंकि मैं तुम्हें देख सकूं। मैं हमेशा तुम्हारी इंजरीज को हील करती थी, जो कि हमेशा तुम्हारी बॉडीज पर आती रहती थी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम इतना ज्यादा जख्मी होते थे कि मैं भी तुम तंग आ गई थी कि मुझे तुम्हें हमेशा हील करना पड़ता है। मैं तुम्हें बिल्कुल बेवकूफ हंटर समझती थी, लेकिन तुम हर बार डंजन से जिंदा बाहर आते, न सिर्फ अपना ख्याल रखते बल्कि बाकियों की भी जान बचाते। तुम्हारी आंखों में हमेशा यही बात होती थी कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इस तरह की आंखें मिल पाएंगी। मैं हमेशा डरती रहूंगी और डरती हूँ। साथ ही वो मैजिकल कोड निकालती है और जिन्मू से कहती है, तुमने वादा किया था अगर हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे तो हम दोनों खाना खाने के लिए जाएंगे, लेकिन अब ये मैजिकल कोड तुम्हें वापस कर रही हूँ। जिन्मू से कहता है, लेकिन क्यों, इस वक्त क्यों? जूही मुस्कुराते हुए से कहती है, मैं रिटायर हो रही हूँ, अब मुझे हंटर्स का काम नहीं करना, मैं वापस अपने होम टाउन बुसान जा रही हूँ। अगर तुम वहाँ पर आए तो मुझे बताना, हम दोनों वहाँ बैठकर खाना खाएंगे, मैं तुम्हें वहाँ की फिश खिलाऊंगी। जिन्हू भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अगर मैं वहाँ पर आया तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा और तुमसे कहूँगा कि मेरे साथ बाहर चलो, और उस दिन खाने का बिल मैं दूंगा। जूही मुस्कुराते हुए से कहती है, अच्छा ठीक है, और साथ ही वो जिन्हू को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जूही के वहाँ से जाने के बाद जिन्हू कहता है, अब मेरे पास एक और वजह है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की, क्योंकि मौत मेरा पीछा कर रही है। डांगसू कोई आम सा बंदा नहीं है, वो एक एस रैंक का हंटर है और मुझे उससे बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। और यही बार हमारी एपिसोड 16 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। 4-5 एपिसोड पहले से आपको याद होगा कि जिन्हू ने जिन्हो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उसने 19 बार उसके साथ डंजन में जाना है, लेकिन उसने कहा था कि सिर्फ हम 2 लोग ही डंजन के अंदर जाएंगे, बाकी के सारे लोग सिर्फ पेपर वर्क के लिए होंगे। तो यहाँ से हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है। जिन्हू को बुलाता है कि हम लोग डंजन में जा रहे हैं। जिन्हू वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर 8 हंटर्स होते हैं जो कि पेपर वर्क के लिए हैं, क्योंकि सी रैंक की डंजन के अंदर जाने के लिए इन्हें टोटल 10 लोगों की जरूरत होती है। जिन्हू उन सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये सब कौन है? जिन्हू से कहता है, ये हमारे टीममेट्स हैं। इन सभी के पास हंटर्स का लाइसेंस है, लेकिन ये लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उनमें से एक लंगड़ा होता है, एक शराबी होता है, एक हाउसवाइफ होती है और एक स्कूल की बच्ची होती है, जबकि बाकी के सभी ऐसे हंटर्स होते हैं जिनके पास जरा भी एक्सपीरियंस नहीं। जिन्हू स्कूल की लड़की की तरफ देखता है और कहता है, क्या बच्चे भी रेड में जा सकते हैं? जिन्हू से कहता है, हाँ, वो बच्चा अगर एक हंटर है तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो एक डंजन में नहीं जा सकता। वो लड़की भी चिल्लाकर जिन्हू से कहती है, तुम बच्चा किसको कह रहे हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक पूरी हंटर हूँ। जिन्हू से कहता है, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम हाई स्कूल में पढ़ती हो, क्या इससे पहले तुम कभी किसी डंजन में गई हो? वो लड़की उसे कहती है, नहीं। जिन्हू से कहता है, मुझे लगता है तुम कोई ई रैंक की हंटर हो। जिन्हू उन सब से कहता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोगों को डंजन के अंदर नहीं आना, यहीं बाहर बैठकर हमारा इंतजार करो, मैं और जिन्हू अंदर जाएंगे। जिन्हू उन सारे लोगों से कहता है,
कानून के मुताबिक हम 2 लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते, हमें 10 लोगों की जरूरत होती है, इसलिए तुम सब लोगों को यहाँ पर लाया गया है। तुम लोग सिर्फ पेपर वर्क के लिए हो, तुम लोग यहाँ बैठ कर इंतजार करो। वो सब ये सोच रही होती हैं, ये तो एक सी रैंक की डंजन है, क्या ये दोनों मिलकर इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे? क्या ये वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? उनमें से एक कहता है, जितना तुमने हमें कहा था कि तुम हमें 3 मिलियन वॉन दोगे, क्या तुम वाकई में हमें देने वाले हो या नहीं? क्योंकि हम लोग डंजन के अंदर तो जाने वाले नहीं। जिन्हों उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हर एक को 3 मिलियन वॉन मिलेंगे और वो भी हर डंजन के सिर्फ बाहर बैठने के लिए। ये डील वैसे बहुत ही अच्छी है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बाहर बैठकर इंतजार करना है और तुम्हें 3 मिलियन वॉन मिल जाएंगे। लेकिन उसमें एक शर्त है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी होगा किसी को नहीं बता सकते। अगर तुम लोग ऐसा करते हो और किसी को हम दोनों के बारे में बताते हो तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर 30 मिलियन वॉन हमें देने होंगे और ये सारी बातें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है। जिन्हों कहता है, जिन्हों मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आए तुमने पहना क्या हुआ है? जिन्हों फिर से एक बहुत ही महंगा बॉडी आर्मर लेकर आता है, जो कि बहुत ही शाइनी होता है। जिन्हों से कहता है, अब जबकि हम सिर्फ 2 लोग डंजन के अंदर जा रहे हैं तो मुझे तो अपनी तैयारी मुकम्मल करना होगी। तुम तो जानते हो कि मेरे डैड मेरी प्रोटेक्शन को लेकर कितने ज्यादा सीरियस रहते हैं। जिन्हों आगे बढ़ता है और उसे अपनी उंगली से टच करता है। जिन्हों नीचे गिर जाता है। जिन्हों से कहता है, मैंने तुमसे कहा कि इसको उतार दो, अगर मैं प्यार से कह रहा हूँ तो उतार दो। जिन्हों रोना शुरू कर देता है और कहता है, अच्छा ठीक है मैं उतार देता हूँ, और साथ ही वो उसे कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझसे उठा नहीं जा रहा। फिर जिन्हों बैग उठा लेता है और कहता है, चलो डंजन के अंदर चलते हैं, अब मैं रेडी हूँ। जिन्हों से कहता है, अब ये क्या है, तुमने हेलमेट क्यों पहना हुआ है? जिन्हों से कहता है, अब सेफ्टी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो दोनों डंजन के अंदर चले जाते हैं। बाहर खड़े लड़के कहते हैं, क्या ये वाकई एक सी रैंक की डंजन में सिर्फ 2 ही लोग जाने वाले हैं? इनमें से एक तो बहुत ही बेवकूफ है। बाहर खड़े लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अगर ये दोनों इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये 2 लोग मिलकर सी रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं, तो ये हाई रैंक की डंजन में क्यों नहीं जाते? किसी अच्छे से गिल्ड को ज्वाइन कर ले। दूसरे वाला बंदा उसे कहता है, कोई बात नहीं, हमें तो हमारे पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या करना है इनके काम से। उनमें से एक कहता है, संग जिनवू के बारे में मैं जानता हूँ, वो ई रैंक का हंटर है और उसे दुनिया का सबसे कमजोर तरीन हंटर कहा जाता है। दूसरे वाला उसे कहता है, और दूसरा लड़का जिसका नाम जिनहो है, जो हमें पैसे देने वाला है, वो एक डी रैंक का हंटर है। मुझे तो ये दोनों ही बहुत कमजोर लगते हैं। जबकि वो शराबी वहीं पर बैठकर सिगरेट